पुरानी दिल्ली का चांदनी महल इलाका, जो आम दिनों में अपनी तंग गलियों, दर्जी की दुकानों, छोटे व्यापारियों और राहगीरों की गहमा गहमी के लिए जाना जाता है, 7 जनवरी की सुबह बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। जहां अमूमन लोग एक दूसरे से कंधा छीलते हुए निकलते हैं, वहां उस सुबह किसी इमरजेंसी जैसे हालात थे। पूरी कॉलोनी छावनी में तब्दील हो चुकी थी। तुर्कमान गेट की तरफ जाने वाली गलियां पुलिस के बैरिकेड से सील की जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस के जवान गलियों में फुट पेट्रोलिंग कर रहे थे, क्योंकि बीती रात यानी 6 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूरा इलाका एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। रात करीब 1 बजे एमसीडी की टीमें और भारी भरकम पुलिस फोर्स एक तरह से पूरा मिलिट्री ऑपरेशन चला रही थी। आप अंदाजा लगाइए, उन संकरी गलियों में करीब 30 बुलडोजर्स और 50 डंप ट्रक एक साथ उतारे गए थे। सन्नाटे को चीरती हुई इन मशीनों की गड़गड़ाहट और राइट कंट्रोल यूनिट्स के बूटों की आवाज ने बता दिया था कि आज चांदनी महल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मामला था फैज़े इलाही मस्जिद का और उसके आसपास मौजूद क्लिनिक, दुकानों और मैरिज हॉल को मिट्टी में मिलाने का। अब यहाँ रुकिए और थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या आपको वाकई लगता है कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी इतनी कड़कड़ाती ठंड में रात के 1 बजे सिर्फ इसलिए 30 बुलडोजर लेकर पहुंच गई क्योंकि वहां एक मैरिज हॉल बना हुआ था, उसको नेस्तनाबूद करना था? नहीं, असली कहानी के तार शायद जुड़ते हैं, हमारा दावा नहीं है। 10 नवंबर 2025 की उस भयानक शाम से जुड़ते हैं जब लाल किले पर अटैक हुआ, जिसने पूरे देश को दहला दिया था। जांच एजेंसियां जब इस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उन नबी की कुंडली खंगाल रही थी, तो उन्हें एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। इस फुटेज में दिख रहा था कि धमाका करने के महज कुछ घंटे पहले ये खूंखार आतंकी इसी फैज़े इलाही मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। अब आप कड़ियां जोड़िए, जिस जगह पर एक टेररिस्ट पनाह ले रहा हो या जहां उसकी आवाजाही हो, क्या एजेंसियां उसे सिर्फ एक धार्मिक स्थल मानकर छोड़ देंगी? मामला क्या था, आइए जानते हैं। रामलीला मैदान के पास फैज़े इलाही मस्जिद है। इससे सटी जमीन पर एमसीडी अपना अधिकार होने का दावा ठोंकती है और मस्जिद कमेटी कहती है कि यह मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन है। मामला शुरू हुआ जब प्रीत सिरोही नाम का एक शख्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और मस्जिद परिसर में हो रहे अवैध कब्जे को हटाने की मांग करने लगा। कोर्ट ने दखल देना शुरू किया, अफसरों को तलब किया गया, सिस्टम हरकत में आया और दिल्ली के 3 बड़े महकमों एमसीडी, डीडीए और शहरी विकास मंत्रालय के एलएनडीओ ने मिलकर एक ज्वाइंट सर्वे किया। इस सर्वे की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि यहां सिर्फ धर्म का काम नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर कब्जे का पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा था। सर्वे के मुताबिक पीडब्ल्यूडी की सड़क पर 2512 स्क्वायर फीट जमीन कब्जा करके दबा ली गई थी और 36,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट की एमसीडी की जमीन पर कमर्शियल धंधे चल रहे थे। इसमें एक बड़ा बारात घर है, गाड़ियों की पार्किंग है और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर भी बना हुआ है। क्या आप जानते हैं, उन मुसलमानों के लिए जो बड़े बड़े मैरिज हॉल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए छोटे मैरिज हॉल कितने होते होंगे? कहीं दिखते भी नहीं होंगे शायद। मजबूरी में इन्हें मस्जिद के आसपास पड़ी खाली जमीन पर ही टेंट लगाकर शादी ब्याह जैसे काम करने पड़ते हैं। और सिर्फ मुसलमान इलाकों में ही क्यों, गरीब हिंदू वर्ग भी ऐसा ही करता है। उन्हें बड़ी जाति वाले लोगों की धर्मशालाओं और मैरिज हॉल्स में फंक्शन करने की इजाजत हर जगह नहीं मिलती, तो कईयों के पास इतने पैसे भी नहीं होते। ऐसी खबर आम है कि एक दलित की शादी किसी ठीक ठाक मैरिज हॉल में चल रही थी, तभी कुछ कथित बड़ी जाति वाले लोग आए और ये कहकर तोड़ फोड़ करने लगे, तुम भी अब मैरिज हॉल में शादी करोगे। एमसीडी ने जिन जमीनों पर अपना अधिकार बताया, उस जमीन को दरअसल मुसलमान अपनी शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि वहां एक क्लिनिक भी था जहां गरीबों का इलाज लगभग मुफ्त में किया जा रहा था। उस जमीन को भी प्रशासन ने अपना बताया। हाईकोर्ट के उस सर्वे की रिपोर्ट ने जब सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया, तो 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फरमान सुना दिया। साफ लफ्जों में कह दिया कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी फौरन हरकत में आए और इस अवैध कब्जे को जड़ से उखाड़ फेंक दें। लेकिन देखिए, अदालत ने यहां तक एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी की। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या तोड़फोड़ शुरू करने से पहले एक बार मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से भी बात करना जरूरी है। इसी अदालती आदेश को ढाल बनाकर प्रशासन ने अपनी फाइलें आगे बढ़ानी शुरू कर दी। कोर्ट की हिदायत को मानते हुए एमसीडी ने 2 बड़ी पंचायतें बुलाई, एक 24 नवंबर को, दूसरी 16 दिसंबर को। इन सुनवाइयों की मेज पर एक तरफ मस्जिद कमेटी के नुमाइंदे बैठे थे, तो दूसरी तरफ डीडीए, एमसीडी और एलएनडीओ के बड़े अफसरान। मकसद ये था कि कागजों की जांच हो जाए और कमेटी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका भी मिल जाए। लेकिन असल में ये सारी कवायद उस बड़े एक्शन की तैयारी थी जो आगे होने वाला था। प्रशासन ने दिखा दिया कि वो नियम कायदे से चल रहा है, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमें सुना नहीं गया। इन मुलाकातों और कागजी कार्रवाई ने उस 22 दिसंबर के ऑर्डर का रास्ता साफ कर दिया, जिसने आखिर में चांदनी महल की उन गलियों में बुलडोजर की गड़गड़ाहट और हंगामे की स्क्रिप्ट लिख दी।
मस्जिद कमेटी की तरफ से हाफिज मतलूब करीम ने अपना पक्ष रखते हुए प्रशासन के दावों को सिरे से खारिज करना शुरू किया। उनका सबसे पहला वार उस बारात घर यानी कि उस वेडिंग हॉल वाले आरोप पर था। उन्होंने साफ कहा कि भाई यहाँ कोई प्रोफेशनल शादी का हॉल नहीं चल रहा है, बल्कि परिसर का एक खाली हिस्सा पड़ा हुआ है जिसे कभी कभार मोहल्ले की शादियों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसे कमर्शियल धंधा बताना गलत है। कमेटी ने कुछ बड़े पॉइंट्स भी रखे, जैसे पहली बात यह कि मस्जिद आज की नहीं है, ये आज़ादी से पहले की है, यानी जब ये महकमे MCD, DDA पैदा भी नहीं हुए थे, ये ढांचा तब से यहाँ पर खड़ा हुआ है। दूसरी दलील ये दी गई थी कि मस्जिद से सटा हुआ एक कब्रिस्तान है और उस जमीन और मस्जिद के बीच कोई क्लियर डिमार्केशन यानी साफ सरहद नहीं है। तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सी जमीन किसकी है? जहां प्रशासन इसे प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर बता रहा था, वहां कोई मुनाफे की दुकान भी नहीं चल रही है, बल्कि एक चैरिटेबल क्लिनिक है जहां जरूरतमंदों का मामूली फीस पर इलाज किया जाता है। सबसे बड़ा कानूनी दांव जो कमेटी ने चला वो था वक्फ बाय यूजर का तर्क। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के तहत किसी टाइटल डीड यानी मालिकाना हक के कागज की जरूरत नहीं होती। अगर कोई जगह सालों से मजहबी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो अपने आप वक्फ की संपत्ति बन जाती। जब मामला कानूनी दाव पेच में फंसने लगा तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे ने फाइलों से धूल झाड़कर 1940 का एक पुराना समझौता निकाला और दावा किया कि अंग्रेजों के जमाने से इस एग्रीमेंट के हिसाब से 0.195 एकड़ जमीन तो बाकायदा लीज पर मस्जिद को दी गई थी। उनका तर्क सीधा यह था कि यह जमीन हमारी है और हम यहाँ अवैध कब्जेधारी नहीं हैं। लेकिन MCD ने कहा कि उस 0.195 एकड़ के टुकड़े को छोड़ दें तो बाकी की जितनी जमीन पर कब्जा है उसका कोई भी कानूनी कागज न तो मस्जिद कमेटी दिखा पाई है और न ही दिल्ली वक्फ बोर्ड दिखा पाया है। इसके साथ साथ MCD ने यह भी कहा कि मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान जैसे मजहबी ढांचों का इस्तेमाल शादियों के लिए, बारात घर चलाने या डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे कमर्शियल धंधों के लिए कतई नहीं किया जा सकता और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मस्जिद कमेटी ने फिर एक नई याचिका यानी कि रिट पिटीशन दायर की और मांग की कि 22 दिसंबर वाले इस तुगलकी फरमान को रद्द किया जाए। कमेटी ने कहा कि जो शादी हॉल और डायग्नोस्टिक सेंटर थे उन्हें तो हमने पहले ही बंद कर दिया है, हमें कमर्शियल कब्जे हटाने से कोई परहेज नहीं है। आप बुलडोजर चलाइए लेकिन कम से कम कब्रिस्तान और मस्जिद के वजूद को सुरक्षा भी दीजिए। मंगलवार 6 जनवरी को यानी उस महातबाही और बुलडोजर के गरजने से ठीक एक दिन पहले मामला जस्टिस अमित बंसल की अदालत में पहुंचा। MCD ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो उस 0.195 एकड़ के टुकड़े को हाथ भी नहीं लगाएंगे जिसमें मस्जिद और कब्रिस्तान बना हुआ है। लेकिन जज साहब ने स्टे देने से साफ इनकार कर दिया। यहां बड़ा खेल हो गया। कोर्ट ने हाथ झाड़ लिए और कह दिया कि प्रशासन जो भी एक्शन लेगा वो कानून के दायरे में ही माना जाएगा। यानी बुलडोजर के रास्ते में जो आखिरी कानून ही रोड़ा था वो हट चुका था। अब सिस्टम के पास खुली छूट थी कि वो जब और जैसे चाहे इस ऑपरेशन को अंजाम दे दे और वो जो भी तोड़फोड़ करेगी उसे कोर्ट कानून के दायरे में मान लेगा। यहीं तो खिल जाते हैं लोग। और फिर आई वो तारीख जिसने चांदनी महल की फिजा बदल दी। कहने को तो बुलडोजर चलाने का टाइम सुबह 8 बजे तय हुआ था, लेकिन प्रशासन का दिमाग कुछ और ही चल रहा था। इसलिए BNSS की धारा 163 लगाकर आधी रात करीब 12:40 पर बुलडोजर अपने तोड़फोड़ के काम पर लग गए। तुर्कमान गेट के पास देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी। पुलिस के मुताबिक करीब 30 से 35 लोगों का एक गुट सामने आया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। लोग बेकाबू होने लगे और बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस लाउडस्पीकर पर चिल्लाती रही कि भैया अपने अपने घर जाओ, भीड़ मत लगाओ, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। भीड़ ने न सिर्फ बैरिकेड्स पर धावा बोला बल्कि पुलिस पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब एक शख्स ने पुलिस के हाथ से लाउडस्पीकर ही छीन लिया और उसे तोड़ डाला। पुलिस ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए। मस्जिद परिसर के जिस हिस्से से सबसे ज्यादा पत्थर बरस रहे थे, पुलिस ने वहां टीयर गैस यानी आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए और इलाके को खाली करा लिया गया। ये सारी कहानी पुलिस ने बताई है। इलाके की अमन कमेटी के मेंबर्स का दावा यह है कि उन्होंने तो प्रशासन के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। कमेटी के मेंबर मोहम्मद शहजाद का कहना है कि करीब 150 से 200 स्थानीय लोग पहले ही पुलिस और MCD के अफसरों से मिले थे और उन्हें भरोसा दिलाया था कि कोई बवाल नहीं होगा। उनका सीधा तर्क यह है कि भाई मोहल्ले का आदमी पागल थोड़ी है जो अपने ही घर के सामने पुलिस से पंगा लेकर अपना नुकसान करवाएगा। पत्थरबाजी करने वाले जरूर बाहर से आए हुए लोग रहे होंगे, ये उनका कहना था। अब पुलिस ने मौके पर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक नाबालिग है, 4 बालिग लड़के हैं, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद हामिद। इसके अलावा 10 से 15 लोग और उठाए गए हैं। उन्हें थाने ले जाया गया है ताकि उनसे राज उगलवाए जा सकें।
इन पर बीएनएस की ऐसी धारा लगाई गई है कि जमानत मिलना असंभव हो जाए। सरकारी काम में रोड़ा अटकाने सेक्शन 221, पुलिस पर हमला करने सेक्शन 132, जानबूझकर चोट पहुंचाने सेक्शन 121 और दंगा फैलाने सेक्शन 191 जैसी संगीन धाराएं ठोक दी गई हैं। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला एक्ट भी लगा दिया गया है। अब पुलिस की एक स्पेशल टीम चप्पे चप्पे की सीसीटीवी फुटेज, जवानों के बॉडी कैमरा की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को खंगाल रही है। और भी लोगों की गिरफ्तारी होना भी बाकी है। सवाल ये है, क्या ये उस आतंकी के इस मस्जिद में आने की वजह से हुआ है? क्या उससे कोई अपना ही मिला हुआ था? अगर हाँ, तो प्रशासन ने किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? या फिर प्रशासन के पास एक बहाना आ गया तोड़ फोड़ करने का, बुलडोजर चलाने का? प्रशासन ने कहा कि इस पूरे मामले में उस आतंकी का कोई एंगल नहीं है। अगर नहीं है तो बाकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर कब चलेगा? सैनिक फॉर्म्स अमीरों की अवैध सल्तनत है। दिल्ली की सबसे पॉश और रसूखदार कॉलोनी है, जिसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट खुद कह चुका है कि इसकी एक एक ईंट अवैध इलीगल है। यहाँ बड़े बड़े पूर्व मंत्रियों, जजों और अफसरों के फार्म हाउसेज हैं। 2024-25 तक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दशकों से कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ बुलडोजर नहीं चला है। साउथ दिल्ली के असोला गांव में रसूखदार लोगों ने फॉरेस्ट लैंड की 197 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और आलीशान फार्म हाउसेज बनाए हुए हैं। सालों तक प्रशासन सोया रहा क्योंकि इसमें कई बड़े नाम शामिल थे। सबसे बड़ी बात, दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट। ये वो कानून बनाया गया था जिसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर बार बार बढ़ाया है ताकि दिल्ली के रसूखदार इलाकों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से बचाया जा सके। इस कानून के तहत 2006 से पहले के कई इलीगल ढांचों को प्रोटेक्शन मिली हुई है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरी स्टोरी पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।